आज हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो 11th क्लास का है, जो 11th और कंपटीशन के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। कई दिन से बच्चे इसके लिए बार बार कह रहे थे साहब ये वीडियो बनाओ, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन आजकल बोर्ड में और कंपटीशन में आ रहे हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस देखते हुए इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है वेव मैकेनिकल मॉडल। इसके लिए हमको पहले श्रोडिंगर इक्वेशन आनी चाहिए। श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है वो इसका वैसे यूज नहीं है कोई, लिख लीजिएगा। ये होती है इक्वेशन, इसको चाहे डेल बना दो चाहे डी बना दो। ये साई जो लिखा है ये वेव फंक्शन होता है। तो ये इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए, आगे चल के इस पर क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। ऐसे देखने में खतरनाक सी लग रही है, लेकिन इसका कोई वैसे कोई ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है ना। इसके बीच में से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये कहलाती है श्रोडिंगर इक्वेशन। इसमें साई जो देख रहे हो ये कहलाता है वेव फंक्शन। एम मास है पार्टिकल का, एच प्लेन कांस्टेंट है, ई जो होता है ये है टोटल एनर्जी, और वी पोटेंशियल। तो इस इक्वेशन को श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। इसमें ध्यान रख लो ये साई है, इसको पसी मत बोल देना, पी साइलेंट है। ये वेव फंक्शन जो होता है इसका सिंबल है। तो ये थी जो हमने पढ़ी श्रोडिंगर इक्वेशन, लिख लीजिए। वेव मैकेनिकल मॉडल जो है, वेव मैकेनिकल मॉडल जो है एसोसिएटेड में दो चीजों से मिलके बना। पहला तो डी ब्रोगली प्रिंसिपल, जो हमें क्या बताता है, वेव नेचर पार्टिकल। और दूसरा हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों से डी ब्रोगली ये पूछा गया कई बार कि ये वेव मैकेनिकल जो मॉडल है ये किससे मिलकर बना है, डी ब्रोगली और हीजनबर्ग। डी ब्रोगली ने ये बताया था कोई भी पार्टिकल हो वो वेव की नेचर शो करता है, और इस वेव का एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसको हम वेव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, अब इसमें आगे देख लीजिए। इसके अंदर जो क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक, ये तीनों ये किसके कांस्टेंट हैं, ये हैं कांस्टेंट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। मतलब ये तीनों के तीनों इसी से डराइव होंगे। जो स्पिन क्वांटम नंबर है फोर्थ वाला वो इससे डराइव नहीं होता। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, है ना, कि जो प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक है किसके कांस्टेंट है या किससे डराइव हुए, श्रोडिंगर इक्वेशन से। चलिए, अब इसमें वेव फंक्शन को समझें। मान लीजिए ये आपके पास वाई डायरेक्शन
ये एक्स है, ये जेड है ना, इस तरीके से ये न्यूक्लियस। तो अगर आप रेडियस के अलोंग देखें, ये आर डिस्टेंस तक, रेडियस के अलोंग वेव फंक्शन चेक करें कि कहां कहां इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, कहां नहीं मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। इसको आर आर या साई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान रखिए, जहां नोड होगा, नोड क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, इसको बोलते हैं नोड, है ना। तो ध्यान रखिए, नोड जहां होगा वहां साई क्या होगा, वेव फंक्शन जीरो। या एक टर्म और पढ़ेंगे अभी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी वो भी क्या होगी, जीरो। ये कहलाता है नोड। अब नोड दो टाइप का होता है, एक होता है रेडियल नोड, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे, है ना। तो ये रेडियल जो नोड होता है, ये दो क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम और एल, है ना। अगर नोड है तो आप समझ गए हो क्या लिखने जा रहा हूं, इक्वल टू जीरो। तो ये प्रिंसिपल और एजीमुथल पे डिपेंड करता है रेडियल नोड। और दूसरा होता है एंगुलर नोड, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा एंड फाई, है ना। तो अगर आप रेडियस के अलोंग जा रहे हो तो रेडियल नोड, और मान लो कोई एक पर्टिकुलर एंगल ले लिया आपने ऐसे, जिसका एंगल यहां से थीटा एक्स एक्सेस से और जेड एक्सेस से मान लिया ये फाई, तो इसको बोलेंगे एंगुलर पार्ट। तो रेडियस के अलोंग, रेडियस ये नहीं है कि ये रेडियस यूं चल लो, यूं चल लो, यूं चल लो, यूं चल लो, कैसे भी जा सकते हो। तो रेडियस के अलोंग जाएंगे तो रेडियल नोड मिलेंगे, एंगल के अबाउट जाएंगे तो हमें एंगुलर नोड मिलेंगे। और एंगुलर नोड जो होता है ये एल और एम पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना, ये पूछे गए क्वेश्चन है। और नोड का मतलब तो आप जानते ही, उसकी वैल्यू जीरो। हमारे काम का रेडियल नोड है जो ज्यादा पूछा जाता है, तो यहां डायरेक्ट लिख लूं नोट करके। इसका रेडीमेड फार्मूला है कि कभी भी टोटल नोड निकालना तो फार्मूला ये होता है, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर कोई पूछे हमें एंगुलर नोड बताओ, वो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और दोनों को ऐड कर दो तो रेडियल नोड जो होती वो आ जाएगा। सबसे ज्यादा काम का ये, है ना। इस पर खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, कैसे बता। देखिए, एक तो जेई में क्वेश्चन आया कि 3s एंड 4p, इसके लिए बताओ रेडियल और एंगुलर नोड कितने होंगे। तो जैसे 3s है तो आप इसकी कंपेयरिंग एनएल से कर दिया करो, बताओ एन की जगह क्या लिखा है, और एल जो एजीमुथल है उसकी जगह एस लिखा है, तो वैल्यू जीरो होगी। हमने आपको बताया था एजीमुथल एसपीडीएफ, एल की वैल्यू जीरो है तो एस ऑर्बिटल, है ना। ऐसे ही आ जाओ 4p के लिए, एनएल से कंपेयरिंग करवाओ, एन कितना है और एल की वैल्यू पी के लिए क्या होगी, 1। तो एन और एल निकाल लो, इससे कंपेयरिंग करा।
इसमें पुट कर दो, तो बताओ इसके लिए एंगुलर नोड क्या होगा, 0, और रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1, तो n माइनस एल माइनस 1, ये आ गया आंसर। 4p के लिए यहां लगा दो, एंगुलर नोड क्या होता है, l, तो 1 वैल्यू आ गई, और रेडियल नोड क्या होता है, ये आ गई। किसी के लिए भी निकाल लो, मान लो आपके पास में 5d लिखा है, तो रेडियल नोड क्या होगा, पहले nl से कंपेयरिंग करवाओ, d के लिए l क्या होता है 2, तो रेडियल नोड का फार्मूला ये होता है, और एंगुलर नोड पूछे तो वो l होता है, और टोटल नोड पूछ ले तो n माइनस 1 लगा दो, तो आंसर ये आ जाए, ये तीनों आंसर आ गए। तो बहुत आसानी से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी से सारे ग्राफ बनेंगे। अब आगे चलो लिख लीजिए। अब यहां तक सीख गए, अब आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखाते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, तो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन आर, आर बोल लो, या इसको आप साई आर बोल लो, वेव फंक्शन है ना, ये रेडियल फंक्शन, और इसके संग आप ग्राफ खींचने जो जा रहे हो, वर्सेस लिख लो आर। ये ग्राफ जो है इनके बीच में खींचा जा रहा है, तो ढंग से देखें कैसे ड्रॉ करती है। सबसे पहले आपको रेडियल नोड का फार्मूला तो याद है, n माइनस एल माइनस 1। तो ग्राफ बनाते समय कुछ मेन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, ये ग्राफ बना रहा हूं, है ना, पहले समझा दूं फिर लिख पाऊंगा। तो अगर ये ग्राफ, ये न्यूक्लियस है, तो यहां से जो डिस्टेंस है ये r, तो ये है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसे मान रहे हैं ओरिजिन। अगर ये ग्राफ s के लिए 1s 2s 3s 4s s ऑर्बिटल का ग्राफ है, तो ये हमेशा पीक से स्टार्ट होगा। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा, अगर ये ग्राफ 2p है ना, 3p 4p या d के लिए हो, 3d 4d ऐसे करके, या f के लिए हो, तो इसमें से किसी के लिए भी ग्राफ हो pdf, तो ग्राफ ध्यान रखना ओरिजिन से स्टार्ट हो, मतलब ये ऊपर जाएगा ऐसे करके, और ये इस तरीके से नीचे आएगा। बस ये तो पहली बात ध्यान रखनी है, एस ऑर्बिटल के लिए आपको पीक से स्टार्ट करना है ग्राफ, और इन तीनों में पी डी एफ ये अगर ऑर्बिटल है तो ग्राफ स्टार्ट होगा कहां से, ओरिजिन से। तो पहले नोट करके हम लिखवा दें, इसको लिख लो आप। चलिए पहला पॉइंट नोट करके, पहला पॉइंट ये है कि जो न्यूक्लियस है उसको ओरिजिन मानते हैं, तो लिख लो वी टेक इसको ओरिजिन एज आर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को हमें ओरिजिन मानना है। दूसरा लिख लें, फॉर एस ऑर्बिटल कर्व स्टार्ट फ्रॉम पीक, समझ में आ रहा है, ग्राफ को पीक से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे पीक से, लिख लो पीक ऑफ वाई एक्सिस। हो रहा है क्लियर?
डी हो चाहे एफ हो, तो कर्व जो है कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये पीक से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना ये बात है। फोर्थ बात आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो कर्व है जैसे ही नीचे आएगा और एक्स एक्सिस से टकराएगा, इसे नोड कहते हैं। एक्स एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट हो जाए कर्व, वो नोड है। तो द पॉइंट वेयर कर्व intersect the x-axis is called node। तो नोड कैसे कहते हैं? ये ग्राफ जो नीचे आता है और वाई एक्सिस को कट कर देता है। जैसे इसमें आप कहोगे ये दो जगह कट कर दिया एक्स एक्सिस को, तो ये दो नोड हो गए, है ना। नोड मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो। अगला पॉइंट, जितने कट्स लग जाएंगे, लिख लो, नंबर ऑफ कट्स, इसको कहते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड, है ना। और इसका फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया, ये लिखा हुआ। और अगर आप पीक देखो, ये पीक, तो जितने कट लिखेंगे उसमें एक ऐड कर देना, पीक निकल आएंगे आपके पास, ठीक है। लिखो, आफ्टर ईच नोड द साइन ऑफ वेव फंक्शन चेंजेस। जैसे देखो, ये पहला यहां से नोड आया तो ये पॉजिटिव था, फिर उसका दूसरा आया तो ये नेगेटिव हो गई। ये साइन जो है ये वेव फंक्शन के साइन है ना। पी ऑर्बिटल जैसे होता है तो इसको प्लस माइनस बनाते हैं, और अगर डी हो बाई नंबर तो प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइन किसकी है? वेव फंक्शन। तो लिख लो, ईच नोड के बाद जो साइन है, सॉरी, साइन ऑफ वेव फंक्शन चेंजेस। वेव फंक्शन का साइन चेंज हो जाता है एक नोड के बाद। इस नोड के बाद फिर आप ऊपर आओगे, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद फिर नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे होता है। लिख लें इसे। यहां तक समझ में आ गया। अब सेवेंथ पॉइंट जो है लास्ट, वो ये है, देखिए कि जैसे जैसे यहां बना के दिखा देते हैं पहले, ये आपने ग्राफ ड्रॉ करा, तो आप देखोगे जैसे ही ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ इस तरीके से, उसके बाद मान लो यहां गया तो ये आ जाएगा, उसके बाद और गया तो ये आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस से, तो इसकी जो हाइट है वो पीक कम होता जाएगा। देखो, ये बहुत ज्यादा, ये कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। तो यहां लिख लो, एज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, दैट इज आर, ये वाला आर इंक्रीजेस, तो हाइट ऑफ द कर्व, है ना, क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीजेस, ऐसे होगा। जैसे जैसे आप ग्राफ में आगे जाएंगे तो आप देखोगे क्या होगा, हाइट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ये हाइट जो है ये कम होती जाएगी, कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई। तो मुझे लगता है ये सारे पॉइंट आपकी समझ में आ गए, लिख लीजिए। अब हम इसमें कुछ ग्राफ बनाएंगे, ढंग से देखिए। देखिए, पहले हम बना रहे हैं फॉर एस और बी। तो जैसे ही आपने बना लिया 1s,
फिर आपने बना लिया 2s, 2 3 बनाएंगे सब समझ में आ जाएगा। फिर है मान लो 3s, तो क्या करेंगे आप, या तो इसको ऐसे लिख लो वेव फंक्शन और रेडियस के बीच में। तो हमने बताया था एस ऑर्बिटल के लिए पीक से स्टार्ट होंगे, तो सबसे पहले इसका रेडियल नोड निकालो। तो बताओ कंपेयरिंग करके, n की जगह क्या 1 और l कितना होता है s के लिए 0, तो ये कितना आ रहा 0। इसमें रेडियल नोड कुछ नहीं, तो ये ग्राफ इसको कट नहीं करेगा, तो ग्राफ ऐसे चला जाएगा। कट करने का मतलब है रेडियल नोड आ गया, यहां तो 0 आ रहा है तो कट ही नहीं करेगा। मान लो 2s है, इसका आपने रेडियल नोड निकाला, n माइनस l माइनस 1 आ गया, तो ग्राफ जो है वो एक बार कट करेगा इसको ऐसे। इसको मत यहां से इसको टच करा देना कहीं, एक बार ही टच करेगा, इसे नोड कहते हैं। वो 1 आ गया नोड, तो ये ध्यान रखिए, है ना, ये प्लस ये माइनस। अब मान लो 3s है, तो इसके लिए रेडियल नोड निकाला आपने, क्या आएगा, ये आ रहा है 2, तो 2 बार कट करेगा, तो एक बार ये कट करा, एक बार ये कट करा, उसके बाद ये ध्यान रखना इसकी हाइट इससे कम होनी चाहिए। आ रहा समझ में, तो ये ग्राफ 3s का कितना आसान है, देखिए, ठीक है। अब यही मैंने आपसे कहा कि ये तो s के लिए बना दिया है, अब मैं बनाने जा रहा हूं pdf के लिए। लिखो फॉर pdf, याद रख लो 2p हो या 3d हो या 4f हो, इनका आप रेडियल नोड निकाल लो। n 2p के लिए करते हैं, n 2 है, p के लिए l कितना होता है 1, तो ये क्या आ 0। अगर आप 3d की बात करो तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, कितना आएगा 0। इन तीनों के लिए रेडियल नोड 0 है, और ये हमें सिखाया गया है कि इन तीनों के लिए पीडीएफ के लिए स्टार्टिंग कहां से होती है साहब, स्टार्टिंग होती है इसकी ओरिजिन से, और 0 है, इसका मतलब ये उठेगा ऐसे, लेकिन यहां कट नहीं करेगा। कट करने का मतलब हो गया नोड, नोड है ही नहीं, तो ये ग्राफ ऐसे चला जाए। अब मान लो आपके लिए हमने ले लिया 3b या 4d या 5f, इसके लिए रेडियल नोड निकाल लो। मान लो 3p के लिए तो n माइनस l माइनस 1, तो 1 आ गया रेडियल नोड। तो बताइए कैसे बनाएंगे इसमें और r में ग्राफ। एक बार नोड एक है, एक बार टच करेगा, और स्टार्टिंग कहां से होगी, ओरिजिन से, तो एक बार कट करेगा, प्लस माइनस, इसकी हाइट ज्यादा होगी इसकी कम। तो क्लियर हो गया पीडीएफ के लिए कैसे बनाया जाता है इसे, लिख ये बना लिए। अब हम आपके सामने बनाते हैं, ये तो हम बना रहे थे वेव फंक्शन और रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब हमने यहां स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायर, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, इसको साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो हमने ये 1s के लिए बनाया और 3s के लिए बनाया, पहले s के लिए बना रहे हैं, तो बताइए इसके लिए रेडियल नोड कितने आई थी अभी, n माइनस l माइनस 1, 0। तो s का ग्राफ बनता है पीक से। अब जो ग्राफ बना रहे हैं ये साई स्क्वायर r और r के बीच में, तो ये कैसा ग्राफ आया, इसका नोड 0 है, तो ये से कट नहीं करेगा, ध्यान आ रहा है, ऐसे बनता है। तो स्क्वायर बनाओगे तो भी चीज ऐसी ही रहेगी, है ना, क्योंकि कोई नेगेटिव साइड भी नहीं है। अब इसको अच्छी तरीके से समझ लो, रेडियल नोड बनाया
माइनस एल माइनस वन। तो ये पहले आप बनाओ ग्राफ जो आपने पहले बनाया था वेव फंक्शन। तो बताओ इसके दो नोड आ रहे हैं तो दो बार कट करेगा, ऐसे कट करेगा। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है इसमें और आर में वेव फंक्शन पे, पर हमने इसको स्क्वायर कर दिया। तो जो देखो जो माइनस वाली चीज है उसका स्क्वायर करो तो पॉजिटिव हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो माइनस में दिखाई दे बस उसको आप उल्टा कर दो, हाइट ज्यादा रखना इससे। ऑल आर पॉजिटिव, स्क्वायर में सब पॉजिटिव हो जाते हैं। तो जो नेगेटिव में दिखाए उसे पॉजिटिव कर दो बस। देखो जैसे मान लो इसी में बात कर लेते हैं, ये होता 4s के लिए तो क्या आ जाता? तो ये आ जाता, नोड आ जाते 3। तो 3 नोड का पहले आप ये बनाइए वेव फंक्शन वाला जो आपने बनाया था। कैसे बनाया था? यहां से स्टार्टिंग 3 नोड का मतलब ये हो गया 3 बार टकराएगा ऐसे, इस तरीके से। देखो 3 नोड आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपसे कोई कहे इसी में कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो इसके बीच में और आर के बीच में अगर आप ड्रॉ करिए तो जो नेगेटिव दिखाई दे रहा है उसे उल्टा कर दो बस, है ना। इसको उल्टा कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, और ये वाला भी उल्टा हो जाएगा। मतलब नेगेटिव वालों को अपोजिट कर दो बस, ऑल आर पॉजिटिव। पर ध्यान रखना इसका जो हाइट है, पीक है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। चाहो तो इसको थोड़ा सा नीचे बना दो। तो समझ में आ गया इसमें और इसमें क्या अंतर है? बस नेगेटिव वालों को उल्टा करना है और कुछ नहीं करना है। ऐसे ही हम आपको डी और एफ के बारे में बताते हैं, पी डी एफ। तो इसको मालूम है स्टार्टिंग कहां से होती है? ओरिजिन से। तो पहले तो हम बनाएंगे ये वाला जो पहले सीखा है। जैसे किसी ने कहा कि 3p या 4d या 5f वेव फंक्शन वाला बनाइए, तो इसका बताओ रेडियल नोड कितना हो? 3p का लेते हैं, n माइनस एल माइनस 1। तो नोड 1 आ गया। तो ये कहां से स्टार्ट होते हैं? ये ग्राफ पीडीएफ के ओरिजिन से ऐसा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसी को अगर किसी ने कहा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी स्क्वायर का बनाइए, तो कुछ नहीं करना, नेगेटिव वाले को उल्टा कर दो बस। ये तो था ही, ये तो था ही, इसको उल्टा कर दो बस, ऐसा हो जाएगा। बहुत आसान है, कोई कलाकारी नहीं है। एक और लेंगे, जैसे किसी ने आपसे कहा कि आप हमें 4p 5d और 6f इसका बना के दिखाइए। तो आप क्या करेंगे? पहले तरीका ये है कि आप अपनी कॉपी पे वेव फंक्शन वाला सीख लो जो पहले बनाया। बताओ इसका रेडियल नोड कितना? 4d 4p का सॉरी, n माइनस एल माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2। तो इसके दो नोड बना दिया करो कि दो बार एक्सेस को कट करे। अच्छा, पीडीएफ की स्टार्टिंग कहां से होती है? ओरिजिन से। तो ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए। अब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब बताओ अगर इसके स्क्वायर का बनाना हो तो स्क्वायर का बनाना तो जो नेगेटिव है उसे अपोजिट कर दो बस, ये हो जाएगा बस। बाकी ऐसे ही रहेंगे पॉजिटिव, इसको पलट दो बस। मतलब इसमें सब चीज पॉजिटिव रहती है, स्क्वायर करने पे मालूम नहीं है आपको नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। तो हो गया क्लियर एकदम, बना लीजिए। फिर मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बताता हूं तो आपको बात समझ में आ गई। ये कौन सा पॉइंट होता है? नोड। नोड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? 0, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। और ये क्या है? एम्पलीट्यूड पीक है। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है ना। ये एक बार क्वेश्चन जेई में भी पूछा जा चुका है कि यहां और यहां क्या है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है और नोड पर 0 होती है। लिख लीजिए।
अब हमने दो क्वेश्चन इसके ऊपर ले लिए, दोनों जेई में आए हुए। पहला है ये साइन स्क्वायर आर और आर के बीच में ग्राफ है, ये बताना है किसके लिए होगा, 1s 3s 2, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये ध्यान रख लो ये साइन स्क्वायर आर है और ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो ओरिजिन वाला कभी एस तो होता नहीं, तो ये तो होगा नहीं। इसमें क्या करो, आप नोड निकाल लो। तो रेडियल नोड जो है 3p के लिए 3 माइनस एल ये हो जाएगा। तो देखो एक नोड आ रहा है और ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि 6f के लिए आप चेक करो तो रेडियल नोड देखो 6f के लिए, f के लिए कितना होता है l 3, तो ये आ रहा है 2, तो नोड तो एक ही, एक बारी तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, आंसर हो गया। दूसरा भी क्वेश्चन ऐसे ही कह रहा है, इसके बीच में और इसके बीच में, ये 2019 का क्वेश्चन है, कह रहा है इसके बीच में ग्राफ देखिए इनमें से कौन से के लिए। तो ये देखो हाइट से स्टार्ट हो रहा है, पीक से, ये किसके लिए होता है, एस के लिए, एस की स्टार्टिंग पीक से होती है और नोड एक आ रहा है। तो आप चेक कर लो कि एक तो आंसर एस होगा, ये पी और ये वाला पी तो आंसर है 1s और 2s है। तो 2s की बात अगर हम करें तो इसका रेडियल नोड होता है n माइनस एल माइनस 1, एक नोड आ रहा है ये देखो, तो आपका आंसर 2s हो। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, है ना। तीसरा क्वेश्चन एक और बताता हूं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर आर और आर, इसके बीच में हमने एक ग्राफ ड्रॉ करा, वो ऐसा था। ये ग्राफ, तो आपको बताना है कि ये ग्राफ किसके लिए, 3s के लिए, है ना, या 3p के लिए, या 4d के लिए, ऐसी क्वेश्चन बना दिया है मैंने, या d 6f के लिए। तो आप ये चेक करना सबसे पहले कि इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, ओरिजिन से, तो s तो हो नहीं सकता, ये pdf में से हो सकता है। फिर आप इसके नोड देख लिया करो, 1 2 3 4 नोड है, तो 4 नोड किसके अंदर आ रहे हैं, इसमें से आ रहे हैं, किसी में देख लीजिए, है ना, नहीं तो ऑप्शन चेंज कर लो थोड़ा, क्योंकि आपको 4 नोड लाने हैं। तो मान लो आपने ये ले लिया, एफ ले लिया, तो अगर मान लो मैं 7f लेता, है ना, तो 7f में आएगा, 8f ले लो, तो देखिए n हो गया, ये l 3 होता है इसके लिए -1, तो इसकी वैल्यू 4 आ गई, रेडियल नोड, तो 4 बार कट कर रहा है, इसका मतलब हो गया ये आंसर हो जाएगा। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दिया है हमने। किसी को क्वेश्चन को ऐसे भी स्टार्ट कर सकते थे, इसको ओरिजिन से करा था तो ये पीडीएफ था, मान लो इसको मैंने यहां से स्टार्ट किया होता, ऐसे कर, ऐसे कर। अब इसमें देखिए आप कितने कट आ रहे हैं, 4, और स्टार्ट हो रहा है यहां से, इसका मतलब ये एस है और 4 आ रहे हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो 5 नोड कैसे बनाएंगे आप सोचिए, है ना। तो इसका आंसर आप ऑप्शन बना लो 3 4, ये ले लो 6s 5s 3p 4d, ऐसे ऑप्शन ले ले। तो पहले सबसे देखा करो स्टार्ट कहां से हुआ है, पीक से, तो ये आंसर इसका एस होगा। फिर इसके नोड देखा करो, 1 2 3 4 5, तो 5 नोड किसमें निकल आएंगे, n माइनस एल माइनस 1, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली इसके ऊपर बनते हैं, लिखिए। हो गया क्लियर एकदम। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पेपरों में आ रहे हैं, ग्राफ पे जो बेस्ड होते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको ध्यान होगा श्रोडिंगर इक्वेशन बताई थी शुरू में, क्या थी वो, डी स्क्वायर फाइव अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
डी स्क्वायर फाई अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर फाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी फाई इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है श्रोडिंगर के अंदर। एक तो ये ध्यान रखना इसके अंदर दो एक्सपोनेंशियल टर्म होती हैं। इन्हीं से कंपेयरिंग करके क्वेश्चन निकलेगी। एक तो होता है ये e टू द पावर, है ना, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। ये क्या होती है, इसमें e की पावर माइनस जेड आर ओवर एन ए नॉट। ए नॉट क्या है, ए नॉट होता है बोर रेडियस, जिसकी वैल्यू आपको मालूम होगा कितने एंगस्ट्रॉम होती है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और आर क्या है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, है ना। ये रेडियस बोल दो आप, ई जानते ही हो एक्सपोनेंशियल होता है। एक टर्म तो ये ध्यान रखो। दूसरा जो वेव फंक्शन होता है फाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इससे। इन दोनों से कंपेयरिंग करके हम बता सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो हमें मालूम पड़ जाएगी किस ऑर्बिटल के लिए। तो पहले आप इन दोनों को लिखें। एल क्या है इसके अंदर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर लिख लें। अब इससे कंपेयरिंग करके हम आपको बता देंगे कि इक्वेशन कौन सी है। बस ये ध्यान रखना, किसी इक्वेशन के अंदर लिख लो, इफ एनी इक्वेशन इन आर, या एनी इक्वेशन ही लिख लो, थीटा और फाई इज नॉट गिवन। अगर ये थीटा और फाई एंगल नहीं दिए तो आप जानते हो कि भाई आपके पास जो एस होता है ऑर्बिटल वो नॉन डायरेक्शनल होता है, उसमें एंगल नहीं होती। तो अगर ये गिवन नहीं है तो समझ लेना वो एस ऑर्बिटल है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर उसमें थीटा या फाई गिवन है इक्वेशन में तो समझ लेना वो एस ऑर्बिटल नहीं है, वो पी होगा, डी होगा या एफ होगा। तो इसको लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन कंपेयरिंग करके हम बता देंगे इसके। देखिए दो तीन क्वेश्चन आपको बताएंगे इसके ऊपर कंपेयरिंग कर। क्वेश्चन पहला ये कह रहा है, हम आपको इक्वेशन दे रहे हैं फाई इक्वल टू 1 अपॉन रूट ये ए नॉट की पावर 3/2 और e टू द पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट। ये इक्वेशन गिवन है, आपको बताना है किस ऑर्बिटल के लिए। तो जो e की पावर ये लिखा है इसकी कंपेयरिंग इससे करवा दो। तो बताओ e के ऊपर क्या लिखा, अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो Z1 होगा, तो Z को हटाइए, तो इसको आप इसके इक्वेट कर दो। तो यहां से n आपको 1 मालूम पड़ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो e टू द पावर वाला टर्म है उसकी कंपेयरिंग इससे करा दिया करो, और जो 1 अपॉन ए नॉट वाला टर्म है उसकी कंपेयरिंग इससे करवा दो। बताओ यहां पर 1 अपॉन ए नॉट की ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3/2, आगे तो कुछ नहीं है, प्लस 0 लिखो। तो बताओ कंपेयरिंग कराऊं तो l की जगह क्या आ रहा है, 0, और n की जगह 1 है, तो ऑर्बिटल होता है NL, n और l 0 होता है s ऑर्बिटल। आंसर हो गया भाई, NL ही तो होता है, n1 है, l0 मतलब s ऑर्बिटल। ये मालूम पड़ गया, ये इक्वेशन 1s के लिए। अच्छा, s इसलिए भी मालूम पड़ गया था क्योंकि इस एक्सप्रेशन में कोई एंगल नहीं दे रखा था। लिख लो, दूसरा क्वेश्चन बताता हूं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि फाई इक्वल टू 1/4√2 पाई a0 की पावर 3/2 और ब्रैकेट में ये है 6 माइनस r/a0 ये दे रखा है। ये लिखा है तो आपसे कह रहा है कि r है, आपसे कह रहा है बताओ ये एक्सप्रेशन किस ऑर्बिटल का है। तो इसमें कहीं आपको कोई एंगल दिखाई दे रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा नहीं दिखाई दे रहा। तो ये तो फिक्स हो गया, ये एस है, नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन अभी मैंने बताया था जो ई की पावर होती है उसकी कंपेयरिंग इससे करा दिया करो, है ना। हाइड्रोजन एटम है तो हम Z1 लेके चल रहे हैं एटॉमिक नंबर, और इसकी कंपेयरिंग करवाओ, इक्वेट कर दो, माइनस तो कट ही चुका। तो यहां से मालूम पड़ रहा है आपको कि N3 है, और बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि इसमें कॉस थीटा या साइन थीटा है ही नहीं, तो एस ऑर्बिटल है, तो आंसर 3s हो गया। आ गया समझ में? लिख लीजिए। लिख लिए? चलो एक क्वेश्चन आपको एंगल वाला भी दिखा दीजिए कि मान लो एस नहीं, इन्होंने इक्वेशन ली है फाई इक्वल टू 1/6√2 पाई a0 की पावर ये 8 माइनस r/this e⁻² ये और लिखा हुआ है इसमें r/a0 और e⁻³ r/3a0 cos थीटा, ऐसे बना देंगे। अब आपने देखा इस एक्सप्रेशन में cos थीटा आ रहा है, तो ये s नहीं हो सकता, ये p हो सकता है, d हो सकता है, f हो सकता है, क्योंकि s वाले में कभी भी एंगल नहीं आता है, s वाला नॉन डायरेक्शनल होता है। तो आप कंपेयरिंग करवा लो, तो ये देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये प्लस, ये लिखा प्लस और माइनस, तो ये लीनियर इक्वेशन ऐसे लेंगे, केवल इनटू वाले को लेते हैं जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले तो आप ये करो जो ई के ऊपर लिखा है इसकी कंपेयरिंग इससे करवा लो। n इक्वल टू 3 दिखाई दे रहा है आपको, z तो 1 होगा हाइड्रोजन के लिए, और इसको अगर मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं a0 का, तो ये मैंने अभी आपको बताया था, ये आ रहा है, ये 3/2 है और ये a0 है, इसमें ये हो जाए, इसको मत लेते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई करोगे, ये लीनियर टर्म है, लीनियर इक्वेशन ऐसे नहीं लेते हैं, जो इनटू हो रहा है उसको वाले को लेना है बस। तो अब बताओ L की जगह क्या लिखा हुआ है 1, और L1 होता है आपको मालूम है P के लिए, तो N3 है और वो LP है, तो ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा 3p। आ रहा है समझ? लिख लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको दिल को छू गया हो आपके कि सब मजा आ गया, तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए।